हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। राइट, एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी का सारा सार आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी है, तो वहां पे जाकर के आप बाकी चैप्टर्स को भी इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, साथ के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे होते हैं, कैसे हमें उनको लिखना है। तो बोर्ड्स के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू स्कोर 95 प्लस, ठीक है, इस वीडियो को देख लो। इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर यहां से कवर हो रहा होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा यार नोट्स का पीडीएफ कहां पे मिलेगा बच्चे? तो नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ नोट्स नहीं मिलेंगे, उस ग्रुप के अंदर आप डायरेक्टली मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब जो हमारे पिछले चैप्टर की यानी चैप्टर नंबर 1 की कहानी खत्म हुई थी, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले पढ़ा कोल्ड वॉर हुआ है ना। वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसे ही खत्म होता है कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर दो धुरंधर बदमाश होते हैं हमारे पास इस पृथ्वी के ऊपर। कौन कौन? एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। लेकिन इस कोल्ड वॉर के एंड तक आते आते यूएसएसआर का भी खेल खत्म हो गया और हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ यूएसए। ठीक है, तो क्या ऐसा ही चलता रहा? राइट, आज भी यूएसए की बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मार्केट में नए प्लेयर्स आने लगे, नए आइटम्स आने लगे। एक तरफ चाइना उभर करके आया, ठीक है, दूसरी तरफ जापान, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर इतना बेचारे की बुरी हालत हुई थी, वो एक मेजर पावर उभर करके आया। सिमिलरली और बहुत सारी कंट्रीज है, इजराइल हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया। राइट, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं। साथ के साथ कुछ ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि ईयू, यूरोपियन यूनियन। काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज ने मिल करके अपना एक ग्रुप बना लिया। राइट, तो वो साथ में अगर इकट्ठे आए तो उनकी इकट्ठी अगर हम इकोनॉमिक पावर देखें या मिलिट्री पावर देखें तो वो भाई अच्छी टक्कर दे सकती है यूएसए को। राइट, तो अब धीरे धीरे हमारा जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, जिसके अंदर यूएसए एक सुपर पावर था, अब वो बन गया कैसा? मल्टीपोलर। ठीक है, और यही आज हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, ईयू, जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कब बना? ये 1992 में बना। राइट, जैसे ही सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर कोलैप्स होता है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज साथ में मिलकर के, यार बेड़ा गर्क तो हम सबका हो गया है ना, तो साथ में मिलकर तरक्की करते हैं, साथ मिल जाते हैं। राइट, इसकी जो फाउंडेशन थी वो इसी पे बनी थी कि हम सब अपनी कुछ कॉमन पॉलिसीज बना लेते हैं। राइट, रादर देन ट्रेडिंग विद सम अदर कंट्री, क्यों ना हम साथ में मिलकर ट्रेड कर ले, है ना। पास की पास हमारी कंट्रीज हैं, ऐसे 10 15 12 कंट्रीज ने मिलकर के ग्रुप बना लिया कि ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम लगेगा। हम एक दूसरे की जो करेंसी है, एक कॉमन करेंसी भी इन्होंने अडॉप्ट कर ली थी, उसी में ट्रेड कर लेंगे। राइट, तो ये सारी चीजों के ऊपर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के सफर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1947 के अंदर सबसे पहले जब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, अमेरिका ने यहाँ पे बहुत सारी एड दी थी इन यूरोपियन कंट्रीज को अंडर मार्शल प्लान। ठीक है, उसके बाद 1948 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है ओईईसी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। राइट, अगेन यूएसए सपोर्ट दे रहा है इनको। फिर उसके बाद 1940 या कुछ यहाँ पे खुद ही कुछ वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स ने मिलकर के बना लिया। ठीक है, उसके बाद 1949 के अंदर काउंसिल ऑफ यूरोप बन जाता है। ठीक है, अभी तक ये इकोनॉमिक टर्म्स पे काम कर रहे थे कि साथ मिलके इकोनॉमिक चीजें कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, कहीं से हेल्प ले लेते हैं। राइट, अब इन्होंने पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए एक काउंसिल बना ली कि चलो साथ में मिलकर के अपनी पॉलिसीज ड्राफ्ट करते हैं कि कैसे हमारे रिलेशनशिप्स रहेंगे, कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसीज रहेंगी, क्या पता हम सब साथ में मिलकर के एक जैसी फॉरेन पॉलिसीज रखें। राइट, फिर बन गई यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में। फिर 1962 में यूरोपियन पार्लियामेंट बन गई। धीरे धीरे ग्रुप बनते गए, अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं। फिर उनको समझ में आ रहा है कि यार एक काम करते हैं, सब साथ में मिल जाते हैं, और यहां से बनता है हमारा यूरोपियन यूनियन 1992 के अंदर, जस्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और इसको बनाने के लिए कौन सी ट्रीटी को साइन किया जाता है? ट्रीटी ऑफ maastricht को, जो 7 फरवरी 1992 को हुई थी। तो एक नंबर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रीटी का नाम भी और ट्रीटी की डेट भी। ठीक है, तो और 2002 के अंदर इन्होंने यूरो, जो एक कॉमन करेंसी है, उसको भी अडॉप्ट किया था, जो भी हम आगे भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, एक बेसिक हमने चार्ट पढ़ लिया कि अच्छा अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एड देने के लिए इनके कुछ ग्रुप्स बनाए, फिर उन्होंने खुद बना लिया, कहीं इकोनॉमिक बना लिया, कहीं पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया, और एंड में आकर के यूरोपियन यूनियन बन गई। ठीक है, टाइमलाइन अगर हम देखते हैं 1957 के अंदर सिर्फ 2 3 4 5 6 लोग थे।
ठीक है, फिर 1973 के अंदर 9 लोग हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 12 हो गए, ठीक है। 2013 तक 28 मेंबर थे, लेकिन 2020 में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने खुद को अपने आप से अलग कर लिया। तो फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे 27 मेंबर स्टेट्स हैं, कहां पर, यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। जो लास्ट मेंबर था जिसने ज्वाइन किया, या रीसेंट मेंबर जो था, दैट वाज योर क्रोएशिया, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि अच्छा यूरोपियन यूनियन क्या था, कैसे बना, वो सब पढ़ लिया। यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का फ्लैग है भैया, ठीक है। इसके अंदर 12 गोल्ड के सर्कल है जो रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिडारिटी और हार्मनी को बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप, ठीक है। यूरोप बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज है, राइट। अब इसमें 12 स्टार है, 12 को यहाँ पे स्पेशल नंबर माना जाता है, दैट सिग्निफाइज परफेक्शन, कंप्लीटनेस या फिर यूनिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। ईयू एज ए नेशन स्टेट, ईयू एक ग्रुप नहीं है, एक देश की तरह ही एक्ट कर रहा है कि बहुत सारे देशों ने मिलकर के अपना एक बड़ा देश बना लिया है, राइट। यहाँ पे उसका खुद का नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, खुद की एक फाउंडिंग डेट है, खुद की कॉमन करेंसी है, राइट, खुद की कॉमन और कुछ कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी तक भी, राइट। इन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाने का भी, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी ट्राई किया था, लेकिन ये उसमें फेल हो गए थे, और ये कार्टून उसी को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब हम पिलर्स देख लेते हैं, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी देख लेते हैं, उसकी मिलिट्री देख लेते हैं कि कैसा है, ठीक है। स्टार्टिंग विद इकोनॉमी, ये सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, राइट। 2016 के अंदर इसकी जो जीडीपी थी वो लगभग 17 ट्रिलियन थी। यूरो जो है वो आफ्टर यूएस डॉलर आज भी सेकंड नंबर के ऊपर मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी है। तो आने वाले टाइम में क्या पता यूएस डॉलर को ये थ्रेट भी दे सके। यूएस डॉलर जो है वो डोमिनेट करता है, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज के जो ट्रेड हो रहे होते हैं वो डॉलर्स में हो रहे होते हैं, राइट, उनकी खुद की करेंसीज में नहीं हो रहे होते हैं। तो इसीलिए ग्रुप बनाया गया कि हम जो 28 कंट्रीज है, एटलीस्ट हम तो खुद की करेंसी में ट्रेड करें ना, क्यों हम एक महंगी करेंसी के में ट्रांसफर करके उसके लिए ट्रेड करें, राइट, उससे कहीं ना कहीं हमें लॉस होता है। तो अपनी खुद की करेंसी बनाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। अब मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी यहां पे आ गई जब इन्होंने एक कॉमन करेंसी को अडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा एक सिंगल मार्केट है, यानी ये जो 28 देश हैं ये कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड अपने आप में ही करें। तो इधर से ट्रेड किया, इधर से ट्रेड किया, तो पैसा इन्हीं के पास आया रादर देन गोइंग टू एनी थर्ड पार्टी, राइट। तो यूएसए के बाद बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इसका वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक की तरह ये फंक्शन करता है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसकी WTO में, वर्ल्ड बैंक में, IMF में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। क्योंकि अगर 27 कंट्रीज अभी जो रह गई, अगर वो किसी चीज के लिए वोट करती हैं, कोई मुद्दा उठ रहा है, तो वो अपने आप पल्लड़ा भारी है कि वो सब एक साथ वोट करेगी। अगर कोई इशू है उसके ऊपर अगर 27 कंट्रीज एक साथ बोलेंगी तो ऑब्वियसली वो एक ग्लोबल न्यूज भी बन सकती है, राइट। तो इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, भले ही वो इकोनॉमिक टर्म्स पे बात कर लो या फिर इन जनरली नेगोशिएशन टर्म्स के ऊपर आप बात कर लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल पावर की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो दो हमारे नेशंस हैं, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, कैसे है, ये हम आगे आने वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, अप्रोच इसकी बहुत ही इफेक्टिव है, ज्यादातर ये डिप्लोमेसी के साथ या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के साथ खेल रहा होता है, ठीक है। ऐसे कुछ मेजर वॉर्स हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं विद इन द कंट्री, सॉरी अमंग द कंट्रीज, विद इन द कंट्रीज तो हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईयू की मिलिट्री पावर की। अगर हम बात करें तो अगर कंबाइन कर दे तो सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है यहाँ पे। टोटल स्पेंडिंग के अंदर भी ये काफी अच्छा खासा पैसा खर्च रहा होता है। और इसके जो दो मेंबर स्टेट्स है, ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। स्पेस और टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफी अच्छा खासा काम यहाँ पे ये कर रहा होता है। बट रिमेंबर दिस इज अ ग्रुप, नॉट वन सिंगल कंट्री। 27 कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस यहां से बहुत बार आते हैं कि आपको कोई भी 3 स्ट्रेंथ्स बतानी है यूरोपियन यूनियन की, तो आप उसमें इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल जो भी है ये लिख सकते हो, राइट। इसके अलावा ऐसे बोला जाता है कि यूरोपियन यूनियन एक सुप्रा नेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ना। सुप्रा नेशनल कैसे, क्योंकि बहुत सारी नेशनल एंटिटीज ने मिलकर के एक वो ग्रुप बनाया है, राइट। तो सेम ही आंसर होगा इसका। बट अब जो हमारी एनसीईआरटीज है बच्चे, वो है बहुत आउटडेटेड। उसके अंदर सिलेबस सदियों से अपडेट नहीं हुआ है ना। जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, ट्रेड 2012-13 का डेटा है कि 12-13 में इतने नंबर पे आता था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा अपडेटेड रहे, है ना। तो आई ट्राई कि मैं हर टॉपिक के अंदर जहां पे हम रीसेंट डेटाबेस डाल सकते हैं वो मैं डालने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये पॉइंटर्स को अपने आंसर्स में जाकर के लिखते हो तो टीचर को लगता है बच्चे ने मेहनत की है, करंट का डेटा लिखा है, राइट। तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन तक एक्सपेक्टेड है 2025 के अंदर, और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी यहां पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ट्रेड लीडर की अगर हम बात करें तो ईयू $2.8 ट्रिलियन तक का एक्सपोर्ट करता है और ये एक टॉप ग्लोबल ट्रेडिंग पावर है,
ठीक है, काफी अच्छी खासी इन्फ्लुएंस इसकी वर्ल्ड मार्केट के अंदर है। यूरो अगेन वही सेम पॉइंट आ गया, कुछ पॉइंट्स रिपीटेड है लेकिन आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिफेंस स्पेंडिंग अगर हम बात करते हैं तो कलेक्टिवली दे स्पेंड समवट अराउंड 326 बिलियन डॉलर यूरो, सॉरी ये यूरो का साइन है। ठीक है, टॉप आर्मीज फ्रांस, जर्मनी और यूके कुछ ऐसी कंट्रीज है यूरोप के अंदर जिनके अंदर सबसे एडवांस्ड मिलिट्री फोर्सेज है, लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्सेज है कि बहुत एन नंबर ऑफ लोग आर्मीज में है। राइट, इन्फ्लुएंस अगेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए, पॉलिसीज हो गई। अगर 27 नेशंस एक चीज पे अड़ जाए तो फिर तो उस चीज को पॉसिबल कराना है, उनका वेटेज हैवी होता है। राइट, सो दैट वाज अबाउट हाउ EU केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब उसकी इकोनॉमिक टर्म्स पे वो कैसा कर रहा है, पॉलिटिकल टर्म्स पे वो कैसा कर रहा है, मिलिट्री टर्म्स के ऊपर वो कैसा कर रहा है, और उसकी इन्फ्लुएंस कैसी है इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, प्लेटफॉर्म्स पे, फॉरम्स पे। ठीक है, लेकिन अब इतनी सारी अच्छाइयां तो नहीं होती है किसी भी चीज में, है ना। हर ग्रुप के अंदर एक तो लूप होल होता है कि कुछ तो कमी होगी, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत सारी लिमिटेशंस है। EU भले ही एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह काम करती है, लेकिन जो 27 देश हैं उनके अपने अपने खुद की कुछ पॉलिसीज हैं, अपने खुद की कुछ एस्पिरेशंस है। ऐसा हो सकता है कि A कंट्री की यूएसए के साथ नहीं बनती है, लेकिन B कंट्री की यूएसए के साथ बहुत अच्छी बन रही है, तो B तो बनाएगा, इस A के चक्कर में यूएसए के साथ तो नहीं बिगाड़ेगा। राइट, तो अपने खुद के इनके कुछ नोशंस हैं, नुआंसेस हैं कि यार हमारी पॉलिसी ऐसी होती है, इस देश के साथ हमें ऐसे डील करना है, वहीं दूसरे देश को दूसरे तरीके से डील करना है। राइट, तो ये कुछ लिमिटेशंस हो जाती है कि एट टाइम्स इनका कॉपरेशन नहीं बन पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अमेरिका ने इराक के ऊपर इन्वेड किया था, इराकी इन्वेजन किया था, 2003 की बात आई गेस, है ना, तो वहां पे जर्मनी और फ्रांस ने अपोज किया था, लेकिन ब्रिटेन ने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंट्रीज थी EU में से ही जो उस कॉलिएशन के अंदर, जो इन्होंने एक ग्रुप बनाया था अटैक करने के लिए, कॉलिएशन ऑफ विलिंग, उसको ज्वाइन तक किया था। राइट, तो सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है पर्सनल इंटरेस्ट की। सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, इट्स हर चॉइस। ठीक है, उसको सपोर्ट करना था तो उसने किया, है ना। तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि डाइवर्जेंट फॉरेन पॉलिसीज है। राइट, भले ही कितना ही ट्राई कर ले कि हम कॉमन फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, लेकिन हर देश को अपने अकॉर्डिंगली, अपनी डिप्लोमेसी के अकॉर्डिंग चीजें करनी होती हैं। तो वहां पे आ जाता है पर्सनल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ द ग्रुप इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यूरो स्केप्टिज्म, यानी सॉफ्ट ऑपोजिशन हो रहा होता है। काफी सारी, लेट्स सपोज EU कोई पॉलिसी लेकर के आता है, कुछ देशों को अच्छी लगती है लेकिन कुछ को अच्छी नहीं लगती। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड है वो मार्केट के अंदर हो, EU के अंदर हो, लेकिन यूके ने अपने आप को इससे बाहर रखा। ठीक है, सिमिलरली जो डेनमार्क थी और स्वीडन जो थी, इन्होंने जो इनकी कॉमन करेंसी थी यूरो, उसको अडॉप्ट करने से रेजिस्ट कर दिया। राइट, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि ये कुछ अगर इनिशिएटिव ला रहा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि सारी के सारे देश उसको मानेंगे, क्योंकि सबका अपना खुद का एक चॉइस है। ठीक है, तो किसी के ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती। ठीक है, तो यही है कि कांस्टेंट, तो हर जो ज्यादातर मेंबर स्टेट्स हैं उनकी डिफरेंट पॉलिसीज होती है, जो कहीं ना कहीं इसकी जो एक स्ट्रेंथ हो सकती है उसको थोड़ा वो कर देती है, उसकी एबिलिटी को लिमिट कर देती है। राइट, सो दैट वाज अबाउट EU। ठीक है, EU के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया कि EU एग्जिस्टेंस में कैसे आई। 7 फरवरी 1992 को ट्रीटी साइन हुई थी, उससे EU एग्जिस्टेंस में आई। EU के अंदर फॉर द टाइम बिंग 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसकी इकोनॉमी हमने पढ़ ली, सेकेंड लार्जेस्ट है, अच्छा खासा पैसा स्पेंड करती है। इंटरनेशनल जो फॉरम्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है इसकी। ठीक है, मिलिट्री की अगर हम बात करें तो मिलिट्री टर्म्स के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे आती है। कुछ ऐसे देश है जिनके पास बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड वेपन्स हैं। राइट, तो वो कैपेसिटी इनके अंदर बहुत अच्छी है। अगर पॉलिटिकल पावर की बात की जाए तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है कि भैया पॉलिटिकल टर्म्स के ऊपर 2 मेंबर स्टेट्स इसके UN सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए हैं। ठीक है, जहां पे अच्छा खासा उनके पास पावर है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो नॉन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो हर 2 साल में चेंज होता है, तो वहां पे भी उसकी आती रहती है पोजिशंस। ठीक है, और इसके अलावा इंटरनेशनल फॉरम्स के ऊपर इसका अपना खुद का एक दबदबा और रुतबा बना रहता है। ठीक है, ओके, सो दैट वाज अबाउट यूरोपियन यूनियन। अब एक हमारे पास सेकंड ग्रुप आता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एशियान। ठीक है, तो एशियान जो था वो 1967 के अंदर 5 कंट्रीज ने मिलकर के बनाया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, ओवर द ईयर्स अब इसकी टोटल स्ट्रेंथ 10 मेंबर्स की हो गई है। उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इस ग्रुप को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस ग्रुप को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल था इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर हम साथ में मिल जाते हैं, अगेन सेम रीजन कि साथ में मिलेंगे, साथ में ट्रेड करेंगे, साथ में चीजें करेंगे, राइट, तो हम एक दूसरे का भला कर पा रहे होंगे।
है ना। इसके साथ साथ क्योंकि ये सेम ही रीजन में आसपास लाई कर रही होती है, तो इनका एक ऑब्जेक्टिव था कि अगर हम साथ में रहते हैं कि लेट्स सपोज कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो इसमें रीजनल पीस मेंटेन रहेगी और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। अगर एक प्लेटफॉर्म होगा, यार इनको बनाने का फायदा ये हो रहा होता है बेसिकली कि कुछ कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज ने अगर एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, तो वो हर साल मिल रहे होते हैं, उनकी समिट्स हो रही होती है, उनकी मीट्स हो रही होती है। तो अगर कोई भी मुद्दा है, भले वो लैंड को लेकर के है, वाटर को लेकर के, या कोई भी आलतू फालतू की जो भी इनकी डिस्प्यूट्स है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट इन लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे इनके डेलीगेट्स आते हैं, बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कोई फाइट या फिर वॉर होने के बजाय हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू निकाला जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो वो एस्पेक्ट था कि सारी ही कंट्रीज एक दूसरे की नेशनल सबऑर्डिनिटी की रिस्पेक्ट करेगी, राइट। ये एक कुछ 3 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जिस बेसिस पर आकर के इन कंट्रीज ने अपना ग्रुप बनाया था। अब इसमें एक टर्म आती है एशियन बे, काफी बार 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एशियन बे, राइट। सो बेसिकली एक तरीके का इंटरेक्शन है जो कि इनफॉर्मल है ना, बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, नॉन कॉन्फ्रोंटेंशियल्स है, यानी एक दूसरे के खिलाफ वॉर पे नहीं उतर आएंगे, और कोऑपरेटिव है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे इसी को जस्टिफाई कर रही है ये लाइन, राइट। अच्छा, अब ये जो कंट्रीज थी, ये साथ में आने का एक रीजन और भी था कि इनकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ही ये जो कंट्रीज थी ये कॉलोनियल कंट्रीज थी, तो इन्होंने कॉलोनिज्म में बहुत ज्यादा झेला है, इनके रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है कॉलोनियल पावर्स ने, राइट। इसके अलावा अब यहाँ पे नेशन बिल्डिंग का प्रॉब्लम था कि अब वो कॉलोनियल कंट्रीज जा चुकी है, तो इन्हें अपने यहाँ पे अपना गवर्नमेंट या इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम दोबारा से खुद से सेटअप करना था आजादी के बाद, ठीक है। और पॉवर्टी, तो इसी वजह से साथ में चचेरे ममेरे भाई भाई है ना मिल गए और अपना एक ग्रुप बना लिया कि अच्छा बढ़िया से काम करते हैं, राइट। सो ग्रुप स्टडी कर रहे थे ये लोग, जैसे तुम लोगों की ग्रुप स्टडीज हो रही होती है कि साथ में मिलते हैं कि एक रात के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, 10 चैप्टर तू पढ़ेगा, 10 तू पढ़ेगा, 10 तू पढ़ेगा। तो सिमिलरली इन्होंने ऐसे कुछ कॉमन कंसेंसस निकाले और अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। एशियन के लोगो, एशियन का भी खुद का लोगो है जिसके अंदर 10 स्टॉक्स हैं पेडी राइस की, जो रिप्रेजेंट करती है इन 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, विच आर बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी, ठीक है। और सर्कल सिंबलाइजेस करता है हमारी यूनिटी को, ठीक है। अब यहां पे भी अगेन ईयू की तरह 3 पिलर्स है इसके, पहला एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और तीसरा एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, ठीक है। एशियन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर में भी आ जाता है, 2 में भी आ जाता है, 3 में भी, 4 में भी, हर तरीके से आता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पिलर विच इज एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, राइट। नाम से समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हमारा, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज है, कि अगर हमारा कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, राइट, तो उसके लिए हम सीधा वॉर या जंगे नहीं उतार देंगे, बैठेंगे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो 2003 में से काफी सारे एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किया है, बहुत पुराना डेटा है, उसके बाद और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो गए होंगे, लेकिन एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है, तो यही कुछ लिख लेते हैं। बट दे मीट एवरी ईयर और सेकेंड ईयर जैसे भी मिल रहे होते हैं, अपने ऐसे छोटे छोटे एग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि एक तो पीस मेंटेन करके रखेंगे इस पूरे एरिया के अंदर, न्यूट्रलिटी, कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी वो नहीं करेगा, कॉपरेशन रहेगा, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा, एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, और एक दूसरे के नेशनल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट ये लोग करेंगे, ठीक है। ओके, अब 2003 में ही एक एशियन रीजनल फोरम बनाई जाती है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है 1-2 नंबर के अंदर, ठीक है। दैट व्हाट डू यू मीन बाय एशियन रीजनल फोरम, क्या था, राइट। सो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इनका कोऑर्डिनेशन करती थी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया कि हर कंट्री के 2-2, 3-3 डेलीगेट्स होंगे जो मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, ठीक है। ओके, सेकेंड एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव वही था, ये एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन काम कर रही होती थी। अब यहाँ एशियन रीजन की जो इकोनॉमी है, भले ही वो बहुत छोटी है यूएसए से, ईयू से या जापान से, लेकिन बहुत मैसिव स्केल के ऊपर ये ग्रोथ कर रही है, यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही था कि एक कॉमन मार्केट बना लेते हैं या एक प्रोडक्शन बेस बना लेते हैं विद इन एशियन, कि हम एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं और इंटरनली ही हम सारी चीजें बना पा रहे हैं, राइट। कि हमें बाहर से एक्सपोर्ट ना करनी हो, हम आपस में मिल बांट के बना लेंगे और सस्ते पैसों के ऊपर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट होना एक मेजर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा इट फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज, राइट। यार ऐसे ग्रुप्स के बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंडशिप है, ग्रुप है, कि किसी कंट्री के अंदर कोई पैंडेमिक आ गया या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो दे विल हैव समवन beside their side, right? So countries also needs friend, just like we need friends in our life. Countries को भी अपने अपने दोस्त चाहिए होते हैं, तो वो भी अपना एक अच्छा खासा छोटा सा सर्कल बना लेते हैं, फिर उनमें बनती रहती है, बगड़ती रहती है, राइट। तो वो सब चलता रहता है। ओके, अब जो यूएसए है और जो चाइना है,
हाँ, इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए हैं, यानी जो भी ट्रेड होगा उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ वेरिफ नहीं लग रहा होता, इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता, जो भी कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं। तो यूएसए, चाइना ने साइन किया था, इंडिया ने भी काफी सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो हम आगे स्लाइड्स पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अचीवमेंट की बात करें, भले ही छोटा सा देश है, लेकिन इस एरिया के अंदर जैसे ईस्ट टोमर क्राइसिस थी या कंबोडियन कन्फ्लिक्ट थी, उसको मीडिएट करा के उसको रिजॉल्व कराने में इन कंट्रीज ने हेल्प की है, राइट। सो दे आर नॉट जस्ट कमिंग टुगेदर फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक पर्पस, अपने एरिया के अंदर पीस कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी मेंटेन रह सकती है, उन सब चीजों के ऊपर भी काफी काम किया जाता है, ठीक है। अब एशियन की जो स्ट्रेंथ है, इट लाइज इन द पॉलिसीज ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन, है ना, मेंबर स्टेट्स के साथ। तो ये इसका पॉइंट हो गया, राइट। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे, एक सोशो कल्चरल कम्युनिटी थी कि सोशल और कल्चरल टर्म्स पे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा क्योंकि आसपास की ही कंट्रीज है, तो इनके कुछ ना कुछ कॉमन ऐसे रिचुअल्स होंगे या कुछ भी कॉमन चीजें होंगी, उनको लेकर के वो थी, ठीक है, कि सोशली और कल्चरली भी हमें अपनी चीजों को प्रिजर्व करके रखना है, राइट। कल्चर इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब हम 9 चैप्टर पढ़ रहे होंगे ग्लोबलाइजेशन, तब हम पढ़ेंगे कि कल्चरल हेजेमनी नाम की एक चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल जीन्स कल्चर है, पेप्सी कल्चर है, मैकडी कल्चर है, राइट। दीज ऑल आर इन्फ्लुएंसेस, राइट। इससे पहले इंडिया के अंदर एक डिफरेंट कल्चर होता था, हम उसको छोड़ के हम एक दूसरा कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं, यानी कि वो हमें लग रहा है कि वो बेटर है, हमारा खराब था, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट। एट द एंड ऑफ द डे कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ही तो था, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चंस आते हैं कि एशियन को एस्टैब्लिश क्यों किया गया था, तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। उसके बाद एशियन रीजनल फोरम क्या है, या फिर एशियन का कैसे वो सिग्निफिकेंस क्या है इन प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हो जो भी हम पिछली स्लाइड्स पे पढ़ करके आए हैं, ठीक है। तो इंडिया एशियन की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया ने भी काफी सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यहाँ से साइन किया, एंड लगभग 2024-25 का अगर हम एस्टिमेट देखते हैं तो $123 बिलियन का ट्रेड हमने इन कंट्रीज के साथ किया है, ठीक है। पहले हमारे पास एक लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, उसी का नाम चेंज करके उसी को थोड़ा सा और बेटर करके इसका नाम रख दिया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसमें यही है कि हमें एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन के साथ साथ सिक्योरिटी टर्म्स के ऊपर भी हम कॉपरेट करना चाहेंगे, क्योंकि एशियन पैसिफिक रीजन के अंदर ही ये सारी कंट्रीज लाई करती है, और यहाँ पे भी अगेन बहुत सारे इश्यूज हैं, एंड हमें बहुत अच्छे अगर हम अच्छे रिलेशनशिप्स इन लोगों के साथ बना करके रखते हैं तो हमें अच्छा खासा फायदा हो रहा होता है, ठीक है। तो एशियन के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि एशियन कैसे एस्टैब्लिश हुआ। बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ था कब, 1967 में, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे मैडम ही भूल गई है, ठीक है, तो मैडम भी भूल सकती है, इट्स ओके, है ना। 10 कंट्रीज हैं, इनका जो फ्लैग है उसके अंदर एक सर्कल है और जो यूनिटी को सिग्निफाई करता है, और 10 राइस के स्टॉक्स हैं, पेडी के स्टॉक्स हैं, जो इन 10 कंट्रीज को सिग्निफाई करती है। इसकी भी 3 कम्युनिटीज हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशो कल्चरल, ठीक है। राइटिंग मेरी इतनी गंदी है नहीं, मैं लिखना सीख रही हूँ इस पेन से, अदरवाइज बहुत सुंदर राइटिंग है मेरी, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं, द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। अब तीसरा जो हमारा ग्रुप आता है दैट इज चाइना। तो 1949 के अंदर जब चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, तो उसके बाद धीरे धीरे इसने रिवाइव करना स्टार्ट किया था। तो अगेन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, तो इसने भी यूएसएसआर की तरह कम्युनिज्म और सोशलिज्म वाले आइडियाज को अपना लिया था। तो यहाँ पे जो मॉडल था उसमें यही था कि स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज बनवानी है फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। सो चाइना में भी पहले अच्छी खासी खेती होती थी, राइट। से दे वांटेड कि एग्रीकल्चर से जो भी इनकम आए उससे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर भी दिया जाता था अपने सिटीजन्स को। इसके अलावा चाइना ने काफी हद तक काम किया है अपने सिटीजन्स को एजुकेट करने में, उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज देने में, एंड उसी वजह से वो अच्छा खासा ग्रोथ ले पाया है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब एम इनका था कि एग्रीकल्चर से जो हमारे पास पैसा आ रहा होगा उसको हम इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन एग्रीकल्चर से कुछ खास पैसा यहाँ पे आ नहीं रहा था। तो इन्होंने भी कुछ रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, लेकिन ये लोग बहुत तेज थे, शाणे थे, इन्होंने यूएसएसआर के साथ रातों रात सब कुछ रिफॉर्म नहीं कर दिया था, राइट। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके चीजों को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे पहले जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो बहुत ही कम था, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं थी। तो 1970s के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। तो 1972 में इन्होंने काफी सालों से अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन करके रखा था, यानी ना तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करते थे और ना ही इकोनॉमिक अफेयर्स में, अपने इंटरनली ही चीजें कर रहे होते थे, राइट। तो ये जो संन्यास इन्होंने लिया हुआ था इसको वो छोड़ते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि भैया अब हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं, तभी कुछ होगा, ठीक है। तो 1973 के अंदर जो इनलाई, जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो प्रपोज करते हैं कि यार 4 चीजें
अगर ये 4 चीजें हमने अपनी सुधार ली कि एग्रीकल्चर के अंदर अगर हमने अच्छा कर लिया, इंडस्ट्रीज अगर हमने अच्छी बना ली, साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर हमने डेवलपमेंट कर ली और साथ के साथ अपनी मिलिट्री को डेवलप कर लिया, तो बेड़ा गर्क नहीं होगा, तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। कि ये 4 चीजें सही करनी है बस हमें। तो 1978 में इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया कि अब लोग आकर के या दूसरी कंट्रीज आकर के चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। ओके तो चाइना का पाथ अगर हम देखते हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी, तो चाइना शॉक थेरेपी पे नहीं गया जैसे यूएसएसआर चला गया था कि रातों रात सब कुछ चेंज हो गया था। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। सबसे पहले 1982 के अंदर इन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया। उससे पहले एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टेट ओन्ड ही होती थी। सिस्टम अभी भी कम्युनिज्म है, लेकिन इन्होंने एक मिक्स्ड मॉडल अपना लिया है कि कुछ कुछ चीजों को प्राइवेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर में, तो जिन लोगों के पास पैसा था वो पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, अच्छी एग्रीकल्चर करते हैं, अच्छी मशीनरी यूज करते हैं, सारी चीजें अच्छी करते हैं, तो उनको प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा मिल रहा होता है, ठीक है। और उसके कम से कम भी नहीं तो 18 सालों बाद इन्होंने इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया कि अच्छा अब लोगों के पास पैसा आ गया होगा, एग्रीकल्चर से उन्होंने अच्छा खासा कमा लिया होगा, तो अब हम इंडस्ट्रीज को प्राइवेट कर देते हैं सो दैट जिन लोगों के पास पैसा है वो इंडस्ट्रीज को खरीदे सरकार से और फिर इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ हो और भी ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड बैरियर्स इन्होंने हटाए थे। इन्होंने ऐसा नहीं था कि कोई भी कहीं पे भी आकर के इन्वेस्ट कर सकता है। इन्होंने कुछ ऐसे जोन्स बना दिए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसे शंघाई में बना दिया या बड़ी सिटीज के अंदर बीजिंग वगैरह में बना दिया कि यहां पर आकर के अब दूसरी कंट्रीज इन्वेस्ट कर सकती है। तो इससे एक बैलेंस्ड वे के अंदर हमें डेवलपमेंट यहाँ पे होती हुई देखने को मिलती है। आउटकम क्या हुआ, जो भी रिफॉर्म्स इन्होंने किए कि जो 4 एरियाज थे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन किया, उसका आउटकम ये हुआ कि जो इकोनॉमी स्टेगनेट हो गई थी, जो ग्रो ही नहीं कर रही थी, वो अब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लगती है। एग्रीकल्चर के प्राइवेटाइजेशन होने से रूरल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साथ के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। अब लोगों के पास अच्छी खासी सेविंग होने लगती है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अब अच्छी खासी इनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगती है, ठीक है। चाइना हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए अब उनकी एक फेवरेट लोकेशन बन गई थी। बहुत अंधा पैसा लोग यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट कर रहे थे, तो चाइना को पैसा मिल रहा था, इंडस्ट्रीज लग रही थी, हर तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही थी। उसके बाद चाइना क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है 2001 के अंदर, और अब वो ट्रेड करने लगता है। इंडस्ट्री उसने बना ली है। आज भी चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर वो मैसिव रेट के ऊपर, इंडिया के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे होते, चाइनीज प्रोडक्ट्स भर भर के बिक रहे होते हैं, राइट। तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर अभी अपनी छाप छोड़ने लग गया था, राइट। तो क्वेश्चन आता है कि आपको फैक्टर्स बताने हैं कि कैसे इतनी मैसिव ग्रोथ हुई चाइना की, तो उसके अंदर आप ये सारे फैक्टर्स लिख सकते हो कि पहले रिफॉर्म्स आए, फिर धीरे धीरे करके इन्हें प्राइवेटाइजेशन किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, उसके आउटकम क्या हुए, आप वो सारी चीजें इस आंसर के अंदर लिख सकते हो और एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा आंसर बना सकते हो 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चाइना से भी एट टाइम्स एक 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो क्या अब सब कुछ अच्छा हो गया था? नहीं, किसी भी कहानी के अंदर सारी अच्छाइयां तो नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी बुराइयां तो होती है। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी। अगेन अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। चाइनीज इकोनॉमी भले ही इंप्रूव हो गई थी, लेकिन हर किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा था। बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गई थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ ये ज्यादा मूव करने लगे थे। फीमेल जो एम्प्लॉयमेंट थी या जो उनकी वर्किंग कंडीशन थी, दैट वाज वेरी बैड, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा था, अब करप्शन भी होने लग गया था, क्योंकि पहले सब कुछ स्टेट ओन्ड था, लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आया तो करप्शन भी हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती जा रही है कि रूरल एरियाज के अंदर अब ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, अर्बन एरियाज के अंदर अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है, तो ये हमें इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट चाइना कि चाइना जब उसका वो खत्म हुआ, जब उसका रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिस्ट रिजाइम, है ना, उसके बाद सोशलिस्ट था, फिर उसके बाद 1970s में उसने कुछ रिफॉर्म्स किए, राइट। 1970s में उसने कुछ रिफॉर्म्स किए, उसके बेनिफिट्स हुए, फिर उसके हमने कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी पढ़े, जो कुछ अच्छे थे कुछ खराब थे, राइट। अब इंडिया चाइना रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा से ही बनते बिगड़ते रहे हैं। 1950 के अंदर तिब्बत का इशू हुआ था कि दलाई लामा ने आकर के शरण वगैरह ले ली थी, ठीक है। फिर 1962 के अंदर वॉर हो गया था प्रॉपरली, राइट। अच्छा, अभी भी जो हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं अक्साई चिन और एक मैं नाम भूल गई, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, हाँ,
अक्साई चिन और नेफा, इनको लेकर के बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ है। फिर उसके बाद गालवान के अंदर भी एक कन्फ्लिक्ट हमारा इनके साथ हुआ था, राइट। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटीज अगेन बहुत आउटडेटेड हैं। तो चाइना में जब ये 1962 वाला वॉर हुआ था तो बहुत जो टाइज थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, ट्रेड ब्रेड बिल्कुल खत्म हो गया था काफी सालों तक, पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे से मिलते नहीं थे। तो राजीव गांधी फाइनली चाइना गए थे 1998 के अंदर, राइट। तो उसके बाद रिलेशनशिप्स हमारे थोड़े ठीक होने लगे थे। क्योंकि अब चाइना की प्रॉब्लम ये है कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फीड करता है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जो एट द एंड ऑफ द डे आकर के हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली चाइना के मिलिट्री रिलेशंस बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे होते हैं, राइट। अगर कुछ नए पॉइंट्स लिखने हैं, मैंने लिखा था, मेरी स्लाइड गुम गई है, मैंने लिखे थे कुछ नए पॉइंट्स, वो स्लाइड आई थिंक गुम गई है, लेकिन कुछ वही थे कि ट्रेड हमारा काफी अच्छा चल रहा है बहुत सालों से, ठीक है। एंड इश्यूज हमारे चलते रहते हैं। अभी रिसेंट में भी चाइना के साथ जब यूएसए ने हमारे पर सैंक्शंस लगाए हैं तो चाइना ने हमारे साथ कुछ कुछ चीजें डील आउट की है, राइट। सो दैट वाज अबाउट चाइना। ओके, तो अब हमने ईयू पढ़ लिया, हमने एशियन पढ़ लिया, हमने चाइना पढ़ लिया। अब कुछ इंडिविजुअल कंट्रीज को भी पढ़ लेते हैं विच ऑल्सो एक्ट एज अ मेजर पावर इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड, है ना, कि जो यूएसए की हेजेमनी थी उसको अपोज करने में छोटे छोटे मार्केट में बहुत नए प्लेयर्स आ रहे हैं। तो वन अमंग देम इज जापान। तो जापान की अगर हम बात करते हैं तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इतना इसका जीडीपी है। 5th नहीं, आई थिंक 5th तो क्योंकि इंडिया है, कुछ और होगा, आई जस्ट टेल इट एंड फिर मैं पीपीटी में फाइनली सही कर दूंगी। अब ये ओनली एशियन मेंबर है G7 की, ये जो डेटा है एनसीईआरटी से है। G7 की अब इतनी कुछ वैल्यू रही भी नहीं है, अब G20 आ गया है एंड जापान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ G20। G20 एक काफी ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, राइट। तो पहले एक ग्रुप हुआ करता था G7, है ना, जिसमें कोई और एशियन कंट्री नहीं थी, कुछ बड़ी रशिया थी, आपका रशिया नहीं था, आई थिंक यूएसए था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, तो जापान वाज द ओनली कंट्री, राइट। बट अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं एंड द टाइम हैज चेंज्ड। इंडिया इज ऑल्सो कम्पीटिंग एट वर्ल्ड लेवल एंड और भी बहुत सारी एशियन कंट्रीज है जो काफी अच्छा कर रही है, ठीक है। अब बहुत कम रिसोर्सेज है जापान के पास। इसके अलावा पास्ट में जितना भी उसने सफर किया है, न्यूक्लियर अटैक जो हुआ था, या जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एजिंग है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स या ऑल ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस, जापान काफी अच्छा करता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के मामले में, ऑटोमोबाइल्स के मामले में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हर जगह पे चाइना बहुत अच्छे से कर रहा है, ठीक है। जापान वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्ड करके रखता है, तो आज भी एक मेजर क्रेडिटर नेशन है। यूएनए में, आईएमएफ में, डब्ल्यूटीओ के अंदर काफी भारी भरकम मात्रा के अंदर इसका पैसे इन्वेस्ट हो रहा होता है, तो उनकी पॉलिसीज में भी कहीं ना कहीं हमें इनके इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये 3.7% का अपना जीडीपी रिसर्च और डेवलपमेंट पे देता है एंड इनोवेशंस के मामले में काफी आगे है, राइट। जापान एक काफी अच्छा प्लेयर है रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर। आफ्टर दैट वर्ल्ड वॉर थिंग, उसके बाद काफी सेफ कंट्री ये मानी जाती है, राइट। और इन्वेस्टमेंट भी ये न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर्स के अंदर अच्छा खासा करके रखता है। 2nd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन के अंदर, राइट। एंड जापान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। 70% यहाँ पे आपका सर्विस सेक्टर है, जो 3 सेक्टर्स हमारे पास, प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी, राइट। तो मेजर यहाँ पे जो काम है दैट इज इनटू टर्शरी सेक्टर। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी अच्छा कर रहा है एंड लीडर है ये क्लीन एनर्जी के अंदर और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करने में, राइट। सो दैट वाज अबाउट चाइना। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट एक और ऐसी कंट्री उभर करके आ रही है, साउथ कोरिया। तो यहाँ पे अब जो इन्फ्लुएंस है ना, मतलब अगर इन्फ्लुएंस देखे तो पहले टाइम होते थे जब इन्फ्लुएंस मानी जाती थी कि यार आपके पास जितनी मिलिट्री है, जितनी एडवांस मिलिट्री है, आप उतने अच्छे हो, आप उतने एडवांस्ड हो, या फिर जितनी एडवांस आपके पास इकोनॉमी है, राइट। लेकिन आज के टाइम पे और चीजों पे बात होती है कि यार क्या आपकी पॉपुलेशन हेल्थ टर्म्स पे हेल्दी है, क्या आपकी कंट्री क्लीन है, क्या आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हो, राइट। तो अब जो हमारे वो हो गए ना क्राइटेरियाज किसी भी नेशन को मापने के, कि पहले मिलिट्री इकोनॉमी के टर्म पे, यार मिलिट्री टर्म्स के ऊपर आजकल हर कंट्री ने अपना कुछ ना कुछ सिस्टम डेवलप करके रखा है, राइट। और जिस दिन वॉर होना होता है तो उसमें दोनों साइड्स का लॉस हो रहा होता है, भले ही अगला बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, राइट। तो उसके अलावा और डिफरेंट न्यूएंसेस पे बात होने लगी है हेल्थ को लेकर के। क्या आपकी कंट्री इतनी सफिशिएंट है कि अगर कोई पेंडेमिक आ जाए तो उसको झेल सकती है या नहीं, राइट। तो उन सब चीजों को लेकर के बात हो रही है। तो ये जो प्लेयर्स है जापान, साउथ कोरिया, राइट, तो ये कंट्रीज भले ही मिलिट्री टर्म्स पे उतनी फैंसी ना हो जितनी यूएसए, रशिया, ये सब हो, इजराइल हो, लेकिन दे आर डूइंग रियली वेल इन अदर सेक्टर्स,
राइट। तो अगर तो टेक्नोलॉजी टर्म्स के ऊपर भी कंट्रीज को आगे होना पड़ेगा, तभी वो सारी चीजों के अंदर कंपीट कर पाएगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान की बात करें, न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है ना, लोगों के ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं कर रहा है। सिमिलरली अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर वुमेन्स आर सफरिंग, राइट। सो वो सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, राइट, ठीक है। तो इसीलिए ये कंट्रीज भी एक मेजर सुपर पावर बन सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर, राइट। तो सुपर पावर के नुआंसेस बदल गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कोरिया की अगर बात की जाए तो कोरिया बेसिकली साउथ कोरिया पहले एक कंट्री हुआ करती थी, फिर इनकी लड़ाइयां हो गई, कोरियन वॉर हुआ, ठीक है, एंड दोनों कंट्रीज डिवाइड हो गई, राइट। ऊपर आपका नॉर्थ कोरिया बन गया, नीचे आपका साउथ कोरिया बन गया। दोनों कंट्रीज बहुत ही डिफरेंट है। नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, मोनार्की है ना, कम्युनिज्म है। सिमिलरली साउथ कोरिया के अंदर डेमोक्रेसी है, थोड़ी लिबरल कंट्री है, उसके बारे में हमें पता भी है। नॉर्थ कोरिया के अंदर तो मोनोपोली है, हमें कुछ भी नहीं पता, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं नॉर्थ कोरिया के बारे में, राइट। तो यही है, बट साउथ कोरिया इज डूइंग प्रिटी वेल। दोनों ही जो कोरियाज थे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था 1991 के अंदर, राइट। एंड हाँ, 1960 से लेकर के 1980s तक जब ये इससे अलग हो जाती है तो साउथ कोरिया के अंदर मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होती है, एंड इसी को बोला जाता है मिरेकल ऑन द हान रिवर, ठीक है, कि काफी अच्छा खासा ये डेवलप कर लेती है एंड बिकेम ए मेंबर ऑफ OECD इन 1996, ठीक है। ओके, तो साउथ कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, काफी छोटी कंट्री है लेकिन काफी अच्छा कर रही है। जीडीपी इसका रफली $1.7 ट्रिलियन रहा है 2025 के अभी ये इसके अंदर, ठीक है, 2024-25 वाले ईयर में। ग्लोबल लीडर है ये टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, शिप बिल्डिंग में, सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। साउथ कोरिया आज भी एक टॉप इनोवेटर है, काफी काफी अच्छा खासा पैसा ये R&D या एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर फूक रही होती है, लगा रही होती है ना। तो साउथ कोरिया काफी अच्छा कर रही है। अब जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 51 मिलियन है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, राइट। स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है और इसकी कुछ ब्रांड सैमसंग, LG, हुंडई काफी अच्छा कर रही है। ग्लोबल प्रेजेंस, राइट, इंडिया के अंदर भी काफी हमारे पास इनके आइटम्स बिक रहे होते हैं, काफी सारे प्लांट्स हैं, राइट। तो ये एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, यानी इसने इनोवेशन की, इसने अच्छी ब्रांड्स बनाई और अब ये मैसिवली सालों तक, सैमसंग कितने सालों पुरानी कंपनी है, LG कितने सालों पुरानी कंपनी है, राइट, हर फील्ड में, भले इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमेटिव है या ICT हार्डवेयर सेक्टर्स है, उसके अंदर बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिक्स। अब ये जो दो थे हमारे NCERT PDF में भी हमें मिल जाएंगे, जापान और साउथ कोरिया। इसके अलावा कुछ और ऐड किए गए हैं टॉपिक इसी के अंदर, जैसे ब्रिक्स हो गया, इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, रशिया हो गया, तो उनको भी फटाफट पढ़ लेते हैं। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप बना था 2006 के अंदर रशिया में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम साथ में मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, कॉपरेट करेंगे और जो भी इससे फायदा हो रहा होगा म्यूचुअली हम एक दूसरे को फायदा दे रहे होंगे, ठीक है। अब करंटली इसके अंदर 11 मेंबर्स हैं जिनकी नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, और इसके अलावा 10 पार्टनर कंट्रीज है। पार्टनर कंट्रीज बेसिकली आपके मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो आपके साथ समिट्स में ज्वाइन कर रहे होते हैं, कुछ पॉलिसीज में पार्ट होते हैं, कुछ अग्रीमेंट्स आपके साथ कर रहे होते हैं। सो दे सपोर्ट द ग्रुप फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड हम बोल सकते हैं पार्टनर कंट्रीज से हमें मिल रहा होता है, राइट। अब 2025 के अंदर जो समिट हुई थी, 2025 के अंदर ब्राजील में समिट हुई थी, राइट। तो उसके अंदर काफी सारी चीजों के ऊपर बातचीत की गई थी कि हमें ग्लोबल गवर्नेंस के लिए साथ में मिलकर के आएंगे, अगर साथ में करते हैं, राइट। अगर साथ में कंट्रीज मिल जाती है, रशिया, चाइना, इंडिया, राइट, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे इंडिया चाइना बैठ करके बातचीत कर सकती है। सो दे कैन डू रियली वेल ग्लोबल टर्म्स के ऊपर। इसके अलावा AI के ऊपर यहाँ पे बात हुई थी कि AI रेगुलेशन कैसे हो सकती है। साथ के साथ बात हुई थी कि हमें अपनी जो करेंसी है ना, उसके अंदर ज्यादा ट्रेड करना चाहिए, सो दैट हमारी जो डिपेंडेंस है पूरे वर्ल्ड की US डॉलर के ऊपर वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, राइट। तो अगर हम साथ में मिलकर के ट्रेड करेंगे, सो देयर इज नो नीड कि हम डॉलर्स में ट्रेड करें, हम अपनी करेंसीज के अंदर एक्सचेंज करके ट्रेड कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब यहाँ पे ये आवाज उठाती है हमेशा कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए UN सिक्योरिटी काउंसिल में, IMF में, वर्ल्ड बैंक में, क्योंकि ये कब बने थे, बहुत पहले बने थे और आज भी वो पुराने तरीके से कर रहे हैं, है ना। UN सिक्योरिटी काउंसिल में आज भी 5 मेंबर्स हैं। वाई इजंट इंडिया देयर, है ना। एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां से सिर्फ एक कंट्री है चाइना, जबकि यूरोप से 2 कंट्रीज है आपके पास। तो एक बैलेंस्ड तरीका होना चाहिए। अफ्रीका से कोई सिंगल कंट्री नहीं है वहां पे, राइट। सो ये आवाज उठाती है उन सभी कॉमन इश्यूज के अगेंस्ट जो कहीं ना कहीं इनको जिनकी वजह से ये कंट्री सफर कर रही होती है, ठीक है। अब इंडिया ब्रिक्स 2026 की समिट इंडिया में होने वाली है, राइट। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मे बी कभी भी पूछा जा सकता है, नॉट इफ नॉट देयर CUET में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रशिया। रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया इज ऑल्सो नॉट, इट हैज बीन एंड इट विल बी वन ऑफ द
पीपल नॉट पीपल कंट्री इन द रेस ऑफ सुपर पावर, राइट। ये इसके पास इनॉमरस नंबर ऑफ मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैसेस हैं, लगभग 31 बिलियन टन का ऑयल है इनके पास, राइट। और 67 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स की नेचुरल गैस है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर है ग्लोबली, राइट। तो रशिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है एनर्जी रिसोर्सेज का, और इसी वजह से इसकी स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि अगर रशिया में कुछ भी होता है, अगर रशिया का लड़ाई यूक्रेन के साथ हुआ तो पूरा स्टॉक मार्केट हिल गया था, राइट। तो इट हैज एन इनॉमरस प्रेजेंस विच कांट बी इग्नोर्ड, राइट। भले ही सामने यूएस से बैठा हो या कोई भी बैठा हो, राइट। तो इसके पास अच्छी खासी अपनी क्योंकि इकोनॉमिकली रिसोर्स वाइज बहुत ज्यादा रिच है कि ये इसके अंदर अगर कुछ भी होता है तो उसका इंपैक्ट पूरी वर्ल्ड के ऊपर पड़ता है, राइट। रशिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और इसके पास काफी अच्छे खासे एडवांस्ड वेपन्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एक परमानेंट मेंबर भी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हमें इसका हर जगह पे देखने को मिलता है, राइट। ओके, नेक्स्ट है इजराइल। आई थिंक रशिया इज लाइक साउथ में जो वो नहीं होता है प्रॉपर गुंडे लोग जो प्रॉपर हीरोज होते हैं, तो रशिया इज वन अमंग देम, राइट। तो उसी तरीके का उसका इमेज है। ओके, नेक्स्ट इज इजराइल। इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल एक ग्लोबल लीडर है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इंटेलिजेंस में। काफी छोटी सी कंट्री है और काफी अच्छा कर रही है। इसको स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है क्योंकि स्टार्टअप्स में आफ्टर यूएसए इट इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ, इट इज द कंट्री विच हैज सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, राइट। अब कुछ मल्टीनेशनल फर्म्स, इंटेल हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, इनका R&D सेंटर इजराइल में है क्योंकि इजराइल के अंदर काफी अच्छा मैन पावर है, काफी अच्छी एजुकेशन है लोगों की और काफी अच्छे रिसोर्सेज है, राइट। ओके, इजराइल भी एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है और मिलिट्री टर्म्स, मिलिट्री पावर बहुत अच्छी खासी, एक छोटा सा देश है, आसपास किसी से नहीं बनती है लेकिन चौड़ी छाती करके रहता है, ठीक है। तो बहुत सही यहाँ पे चल रहा होता है। अब ये बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आए हैं, हिस्ट्री भी बहुत वियर्ड सी रही है। ज्यूज का जो भी परसिक्यूशन हुआ था जर्मनी में, और ये इकलौता जू देश बन के रह गया है। तो जिस तरीके से लड़ रहा होता है अपने आसपास की कंट्रीज से, किसी से नहीं बन रही होती है, सिंगल देश है, लेकिन जिस तरीके से इसने डेवलप किया है, खुद को सिक्योर बनाया है, तो इट हैज डन फैंटाबुलस, राइट। ओके, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है और हम टारगेट कर रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी काफी सून, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेमोग्राफिक एडवांटेज है, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि इतना पॉपुलेशन हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, राइट। मिलिट्री जो है वो सेल्फ रिलायंट है, राइट। हम मेक इन इंडिया के तहत काफी सारी वेपन्स हम खुद बना रहे हैं एंड अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिस तरीके से हमने उसमें वो किया, राइट। सिमिलरली इसके अलावा भी जो पास्ट में काफी सारी कन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, जैसे भी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अगर हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो उसके मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, ठीक है। तो मिलिट्री टर्म्स में हम काफी अच्छा कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर हम ऑलरेडी हैं और मेक इन इंडिया के तहत ना सिर्फ मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया का जो है अब काफी अच्छा रोल है ग्लोबल अफेयर्स के अंदर, काफी अच्छी इन्फ्लुएंस है, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी काफी अच्छा दबदबा अब हमें इंडिया का देखने को मिल रहा है, राइट। अब जो कंट्री है इसको बाकी नेशन में बाकी वर्ल्ड में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भैया ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, भले ही वो स्पेस मिशन हो, भले ही वो टेक्नोलॉजी हो, डिप्लोमेसी हो या फिर डिजिटल इकोनॉमी हो, राइट। तो वर्ल्ड की 12th मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक मानी जाती है अगर हम इन पैरामीटर्स को देखते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर इंडिया नंबर 1 के अंदर है। फॉर एग्जांपल रेप केसेस में, फॉर एग्जांपल वुमेन सिक्योरिटी में, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन में, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट में, राइट। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ गैप जिसके ऊपर काम करना है एंड बीइंग द कॉमन पर्सन हम इसके फाउंडेशन हैं, हम इसके बेस हैं, हमें अपने आप से, अपने घर से शुरुआत करनी होगी, तभी जाकर के हम सुपर पावर बन पाएंगे, अदरवाइज हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यही रह जाएंगे। ये जो पॉलिटिक्स चलती रहती है ये सब की सब यही रह जाएंगी, राइट। तो दोनों ही एंगल्स हर किसी के हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ईयू के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ईयू क्या है, कब बनी, 3 उसके हमने इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल तीनों चीजों को डिस्कस कर लिया। क्वेश्चंस आते हैं कि सुप्रा नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक्ट करती है तो कैसे करती है, तीनों पिलर्स बता देने हैं। इसका खुद का नेशनल फ्लैग है, खुद का कॉमन करेंसी है, खुद की कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, खुद का एक नेशनल एंथम है, खुद की एक फाउंडिंग डेट है, राइट। सो इट एक्ट्स एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। साथ के साथ हमने इसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया था, राइट, कि सबका पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहेगा rather than द कलेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने एशियन के बारे में पढ़ा कि टोटल 10 मेंबर्स हैं, ये मेजरली एक इकोनॉमिक फोरम की तरह काम कर रही होती है और काफी अच्छा खासा ये काम कर रही है। उसके बाद हमने चाइना को पढ़ा कि चाइना में कैसे 1970s में जो रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, जिस तरीके से उसने काम किया, उसने अच्छा खासा बेनिफिट कमाया है एंड आज के टाइम पे भी काफी अच्छा चाइना कर रहा है,
ठीक है। चाइना के बाद हमने कुछ इंडिविजुअल उनको पढ़ा था, कंट्रीज को पढ़ा था, जैसे साउथ कोरिया को पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऑल्दो आते नहीं है, इन तीनों से ही आपके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। साउथ कोरिया यहाँ से 1-2 नंबर में कुछ आ गया तो आ गया, साउथ कोरिया, उसके बाद जापान पढ़ा, उसके बाद हमने इंडिया को भी डिस्कस किया, देन वी डिस्कस्ड इजराइल, रशिया एंड ब्रिक्स, है ना। ब्रिक्स से काफी बार क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, राइट। तो ऐसा कुछ हमारा चैप्टर रहा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और कुछ ना भी पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।